दुनिया भर के बाजार जबरदस्त एक्शन में हैं। अमेरिकी बाजार नए रिकॉर्ड्स बनाते हुए दिख रहे हैं। चाइना के बाजारों में शानदार तेजी और यूरोप के बाजार अपनी दिक्कतों से जूझते हुए और भारतीय बाजारों में भी पिछले कुछ हफ्तों से जबरदस्त उतार चढ़ाव। जो कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है दुनिया भर के बाजारों पर, उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान स्टूडियो में है जो इस वक्त अमेरिका से आए हैं। बर्कशायर हैथवे की एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करके आए हैं। दुनिया भर के कई इन्वेस्टर्स से उन्होंने बातचीत की है। कोशिश करते हैं जानने की कि हिंदुस्तान के बारे में इन सारे विदेशी निवेशकों का क्या मूड बन रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामदेव अग्रवाल साहब से, जॉइंट एमडी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। रामदेव जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अमेरिका आप ये मीटिंग अटेंड करके आए हैं और काफी इन्वेस्टर से आपकी जो मुलाकात हुई, हिंदुस्तान को लेकर इन विदेशी निवेशकों का क्या कुछ मूड थोड़ा ठंडा होता हुआ दिख रहा है या फिर अब भी बेहद बुलिश है हमारे बाजारों पर? काफी इंडिया का एक्साइटमेंट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट इक्विटी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया वॉशिंगटन में, तो वहां पर जो एक्साइटमेंट देखा इंडिया के बारे में वो बहुत डिस्टिंक्टली वहां पर था कि जो वहां पर जो भी मीटिंग्स होती थी, 2 मीटिंग्स थी डे 1, एक लंच मीटिंग थी, दूसरी इंडिया पैनल सेपरेट था। तो एक में मैक्रो इशू डिस्कस हुआ, दूसरे में माइक्रो इशू डिस्कस हुआ। सो मैक्रो में देयर वाज लंच टाइम, तो उसमें जैसे 100 लोग का इंतजाम करते हैं वो, सो एक्चुअली देयर वाज अ एक्सेस डिमांड बाय 20-30 सीट्स और कई लोगों को शायद लंच भी बराबर नहीं मिला होगा। सो इतना ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट था, काफी क्वेश्चन थे। सो उससे एक ऐसा अंदाज हो रहा था कि, और दूसरा एक कोई सर्वे था उसके हिसाब से, instead of number 8, now India is number 4 most attractive destination for private equity at least. Okay. अच्छा, प्राइवेट इक्विटी क्या है कि इट्स अ रियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एंड इंडिया बहुत कुछ ठंडा था, मतलब प्राइवेट इक्विटी स्पेस में इंडिया हैज एक्चुअली नॉट गिवन मच ऑफ रिटर्न। तो उसी कारण से क्या है कि इंडिया को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं मानते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक और ये सब जितना हो रहा है, अभी एक माहौल है नए कंपनीज के आने का, तो उसी कारण से इंडिया एज अ प्राइवेट इक्विटी डेस्टिनेशन काफी अट्रैक्टिव माना जा रहा है। और क्लियरली उससे एक मालूम पड़ता है कि इंडिया एज अ स्टोरी इज ऑन, बिकॉज प्राइवेट इक्विटी पब्लिक इक्विटी से ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। सो प्राइवेट इक्विटी में एक्साइटमेंट आना मतलब है पब्लिक इक्विटी में डबल एक्साइटमेंट रहता है। और जो दूसरे हम बड़े इन्वेस्टर्स से मिले, सो उनके पास एक सबसे बड़ा एक दुविधा ये है कि इंडिया एंड चाइना। तो जब इंडिया की बात आती है तो लोग कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करते हैं, मोदी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, और या कोई मैट इशू के बारे में बात करें। सो जैसे यहाँ पर बात होती है ऐसे वहां भी बात होती है, लेकिन चाइना के बारे में जब बात होती है तो ये सब इतना स्पेसिफिक कोई बात नहीं होता है। वहां पर सिर्फ प्राइस परफॉर्मेंस की बात होती है ना, कि बाजार में क्या हो गया, ये मिसमैच क्यों है? बट ये ऐसे ही है, मतलब एक तो शायद मेरे को चाइना के बारे में मालूम नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं होती है, लेकिन चाइना के बारे में जब बात होती है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात नहीं होती वहां पर सिर्फ बाजार ऊपर हो गया। जैसे आज भी शायद बाजार 2% ऊपर है, तो वहां पूरा मतलब कोई बॉदर ही नहीं करेगा आज इंडिया के बारे में। एवरीबडी विल सी कि भाई हमारा चाइना लोकेशन बराबर है कि नहीं। तो ये एक जो ग्लोबल नेचर है बाजार का, वो समझना बहुत जरूरी है कि बट ये क्या सब शॉर्ट टर्म का अबरेशन है। तो आप जो ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो काफी बुलिश है हिंदुस्तान पर, तो जाहिर सी बात है कि पीई इन्वेस्टर्स बुलिश है, तो वो साल 6 महीने के लिए तो नहीं है, 5 साल 10 साल का व्यू लेकर वो चलते हैं। 10 साल का होता है, राइट। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी पर एकदम भरोसा बरकरार है? भरोसा पूरा बरकरार है, और सब एक्सपेक्टेड, मतलब सब समझते हैं कि प्रॉमिस करना एक बात है, एक्सपेक्टेशन करना एक बात है, लेकिन एक्चुअली डिलीवर करना ऑन द ग्राउंड, पर्टिकुलरली व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन में है, तो एक चैलेंज है। और उनको ये भी समझ में आता है कि जो स्पेसिफिक स्टेप्स ले जा रहे हैं हर मिनिस्ट्री से, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो, रेलवे में हो, रोड में हो, जहां तक, या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, जहां तक बन जा रहा है, हर जगह अपना अपना एक्शन है। सो वो भी सब अप्रिशिएट करते हैं, बट अल्टीमेटली उनको इंटरेस्ट है एंड रिजल्ट में कि भाई ग्रोथ कहाँ आ रहा है, कहाँ पर कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ है, तो कैसे शेयर बाजार आगे बढ़े। पर्टिकुलरली लास्ट ईयर के जो 25-30% जो इंडेक्स बढ़ गया, उसके बाद अब यहां से क्या, तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है। यहाँ भी आप इन्वेस्टर से मिले तो वही क्वेश्चन आते हैं, और वहां पर भी आते हैं। तो उसमें मेरे को कोई ऐसा बहुत फर्क समझ में नहीं आया कि जैसे यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स आर वेरी एक्साइटेड कि भाई चलो 8-9 हज़ार वाला जो इंडेक्स है 8-10% नीचे मिल रहा है, सो दे आर कमिंग विथ अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस। सो वो चीज वहां भी है, वहां पर काफी एक्सेप्टेंस था इंडियन पिच का, और दे अंडरस्टैंड कि जो सिक्लिकल पैटर्न है ग्रोथ का, और इसमें डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगेगा,
बट ये क्वेश्चन है वहां पर सबके, जो भी आप जाओगे उससे ये जरूर पूछा जाएगा कि कब तक होगा, हमारे क्या व्यूज हैं। लेकिन क्या मोर और लेस एफआईज सरकार के पहले साल के कामकाज से सेटिस्फाइड हैं, या फिर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि जितना काम हम देखना चाहते थे उतना नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, ऐसा तो नहीं लगा। देर इनफैक्ट हैप्पी, इतना बहुत स्पेसिफिक्स में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा कभी भी कि दे आर अनहैप्पी और दे आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वर्क और डिसिजननेस। बेसिकली इनडिसिसिव जो हो गया था, जो पॉलिसी पैरालिसिस था, उसके सामने तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई डिसीजंस हो रहे हैं, काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट कि भाई आप बोल रहे हो कि पावर सेक्टर में काम हुआ, रोड सेक्टर में काम हुआ, फाइनेंस सेक्टर में काम हुआ, लेजिस्लेशंस आगे बढ़े, पार्लियामेंट काम कर रहा है, लेकिन ये सब करके जो सीमेंट डिमांड नीचे है, ऑटोमोटिव नीचे है, क्रेडिट ग्रोथ नीचे है, सो कहाँ दिख रहा है, वो पूछते हैं। सो अब वो क्वेश्चन न तो उसका आंसर मेरे पास है न किसी के पास है। जब इकोनॉमी में जब जैसे अभी आपको मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब इंटरेस्ट रेट कब नीचे आएगा, वो दैट तो हाँ। क्या उनका पेशेंस कम हो रहा है? क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले 3-4 हफ्ते थोड़े से एफआईएस के फ्लोज के लिहाज से अब धीमे पड़ते हुए दिख रहे हैं। इंडिया में उतना पैसा नहीं आ रहा है, इनफैक्ट थोड़ा बहुत निकाला ही है उन्होंने। तो क्या थोड़ा उनका पेशेंस अब कम हो रहा है कि अब धैर्य नहीं है, साल भर हो गया हमने देख लिया, अब कुछ काम देखेंगे फिर नया पैसा हिंदुस्तान में लगाएंगे? अब हर तरह के लोग हैं वहां पर, मतलब ऐसा नहीं कि हम तो 15-20 लोगों से मिले, बाकी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम सब, एंड पर्टिकुलर जो मोमेंटम वाले हैं, जो ईटीएफ वाले हैं, उनसे तो हमसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। हमारी तो जो लॉन्ग ओनली जो फंड्स हैं उनसे ज़्यादा बात होती है। सो वो तो दे आर मोर इंटरेस्टेड, किसी के पास 8 स्टॉक हैं, किसी के 12 स्टॉक है, किसी के पास $1 बिलियन का सिंगल कंपनीज हैं। सो ऐसे हम बड़े इन्वेस्टर से मिले। सो उनमें एक थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था ये मैट इशू को लेके कि मतलब सब शांति से चल रहा था, ये क्यों बीच में आता है इस टाइप का। सो वो इरिटेशन जरूर था, बट ब्रॉडली आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्सपेक्टेशन, स्टिल एक्सपेक्टेशन इज देयर कि इंडिया स्टोरी विल हैपन। ये एक बात मुझे समझ में आया, और जब भी इंडिया स्टोरी ट्रैक्शन में आएगा आपको पैसे बहुत आएंगे, ये बात भी पक्का है। तो फिर इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, जो अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस में, अलग अलग मार्केट्स में जिस तरह का मूड इन्वेस्टर्स का बदलता हुआ दिखता है, उस हिसाब से एफआईज पैसा निकाल रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चिंता करने की बात नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये कोई परमानेंट फिनोमिना है या कोई डरने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उसमें आपको सब तरह के एफआई मिलेंगे, जो कोई जिनका मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको वेट संभालने का, भाई चाइना में ओवर वेट करने का, इंडिया में ओवर वेट करने का। सो जैसे चाइना इज वेरी पॉपुलर, तो चाइना में अंडर वेट थे 2 महीना पहले, तो वो चाइना ओवर वेट किए, बट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया गोइंग फ्रॉम ओवर वेट टू अंडर वेट। तो इस चक्कर में कहीं के 10-20% इसके उनके पोर्टफोलियो उन्होंने बेच दिया। सो वो जो आपको आउटफ्लो दिख रहा है वो एक तरफ है, लेकिन कई हम एफआईज मिले वो कंटिन्यूसली बाई करते जा रहे हैं इंडिया में। सो यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ देम, एंड जब भी ग्रोथ आएगा यहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पैसा आएगा आगे। तो ऐसे में रामदेव जी, फिर क्या वजह होगी जिससे एफआईज का कॉन्फिडेंस बरकरार है कि जिसकी वजह से ये मानते हैं कि इंडियन मार्केट अगले 3-5 साल 10 साल में अच्छी तेजी करेंगे? उसके पीछे क्या रीजन है? अब देखिए, एक जो फैक्टर अभी जो शॉर्ट टर्म फैक्टर आया वो चाइनीज मार्केट परफॉर्मेंस है। अब 2-3 महीने देखें कुछ 30-32% बाजार बढ़ गया। अब वो अच्छा, इंडियन मार्केट एक्चुअली नीचे है, इंडियन मार्केट नीचे इसके लिए कि चाइनीज मार्केट ऊपर गया, तो यहां से पैसा उधर शिफ्ट हुआ है। सो ये एक जो शॉर्ट टर्म यहां से शिफ्ट वहां करने का, वहां शिफ्ट यहां करने का, ये चलते रहेगा। बट लॉन्ग रन में इट इज द इंडियन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस ओवर द चाइनीज कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस थिंग। अच्छा, या सो ये समझना पड़ेगा अपने को कि अगले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में इंडियन कॉर्पोरेट, इंडिया इंक एज अ होल, will it do significantly better than China incorporated as a whole? If we do significantly better than China in corporate performance, there is no reason why our markets will not do better than China. रामदेव अग्रवाल साहब से हमारी खास बातचीत में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट गुरु है, और आप अमेरिका में बर्कशायर हैथवे की कॉन्फ्रेंस में गए, एजीएम में गए, जहां पर वॉरेन बफेट वहां के दुनिया भर के गुरु माने जाते हैं। ये बताइए कि क्या खास बातें उस कॉन्फ्रेंस से आपने पिकअप की अमेरिकी बाजारों के बारे में, दुनिया भर के बाजारों के बारे में? एक बात तो शुरू में ही बात आ गई कि भाई जो अभी जो ग्लोबल जो लिक्विडिटी का एक बड़ा माहौल बना हुआ है, लो कॉस्ट लिक्विडिटी का, जो रुचि शर्मा जी बात करते हैं, तो
उसमें क्या होगा, मतलब यानी अमेरिकन मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं, कल भी रात को सब मार्केट्स ऊपर चले गए। सो उनका कहना एकदम वो बहुत क्लियर थे कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज फार सुपीरियर देन बॉन्ड। ये अमेरिका के बारे में बता रहे हूँ। सेकेंड, बिकॉज जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, कभी ऊपर जाएगा तो बॉन्ड मार्केट को डेफिनेटली धक्का लगेगा, और इक्विटी मार्केट इज द ओनली वन विच विल बी बेटर देन बॉन्ड मार्केट। सो दैट ही इज वेरी क्लियर। सेकेंड, यदि बाई चांस इक्विटी, अभी वैल्यूएशंस बहुत ऊंचे हैं, 150-160% ऑफ जीडीपी एज अ वैल्यूएशन फॉर स्टॉक मार्केट इज अनप्रेसिडेंटेड, लेकिन वो बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अनप्रेसिडेंटेडली लो है। तो ये 4-5-6 साल तक यदि ये इंटरेस्ट रेट नीचे रहा तो स्टॉक मार्केट्स आर एक्सट्रीमली चीप है। ही यूज द वर्ड एक्सट्रीमली चीप। तो ये आपके चैनल में आप क्लिप्स देखिए, आप उसमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग को उनका इंटरव्यू था बफेट का, उसमें उसने बोला ये बात क्लियरली। सो क्लियरली ये बात जरूर है कि बहुत स्केप्टिसिज्म है इवन अमेरिकन मार्केट के परफॉर्मेंस में कि आगे यहां से कुछ बढ़ सकता है क्या, क्योंकि वो इतना डरे हुए 2008-9 के बाद कि उनकी हिम्मत नहीं होती कि यहां से बाजार आगे बढ़ सकता है, और धीरे धीरे मार्केट बढ़ते जा रहा है। और इसी पे मैं एक्चुअली आना चाहता था, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में पढ़ा था, सिटी ग्रुप, यूबीएस, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज, बड़े बड़े बैंकर्स हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका में बबल लाइक सिचुएशन बनने जा रही है और ये बबल कभी भी बस्ट होगा। क्या इस तरह की कोई उस तरह की चर्चा, उस तरह की बातचीत लोगों में वहां हो रही है? क्या लोगों में बबल का एक डर बन रहा है? क्या अमेरिकी मार्केट यूफोरिक लग रहे हैं? वैसा कुछ हो रहा है? यूफोरिक तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, और बहुत रुक के जा रहा है। तो और लोग बहुत डरे हुए हैं, मतलब वो जो 2008-9 का जो सीन है वो दिमाग से उतरा ही नहीं है अभी तक। तो ये तो बहुत लंबा टाइम रहेगा, मतलब वहां तक उनको पहुंचाने में, वो मानसिकता में जाने की, मतलब फियरलेसली जो टैलेंट में जो बैटिंग करते हैं ना, कि मतलब बॉलर भी आगे छक्का लगा जाता है, स्लो ओवर्स। हाँ, तो वो बात नहीं है, अभी बहुत डरे हुए हैं, ऐसा फूक के आगे बढ़ रहे हैं। सो मार्केट इज, आप देखें 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, सो वो उस टाइप बहुत कॉशन है वहां पर। सो मेरे को नहीं लगता है कि सडनली इफ इंटरेस्टेड फॉर सम रीजन इन्फ्लेशन गोज ऑन फायर, कि मतलब वहां सडनली 3% इन्फ्लेशन हो गया तो रेट राइजेस फ्रॉम 0 to 1 or 2% इन 6 months और 1 year, ऐसा कुछ हो गया, मतलब मार्केट इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड लेट्स कंट्रोल इट रैपिडली। सो लिक्विडिटी सक कर दिया आपने एंड इंटरेस्ट रेट नीचे कर दिए, ऊपर कर दिए, वो टाइप का ऐसा ब्रेकिंग माहौल ऐसा दिखता नहीं वहां पर। सो उससे ऐसा लगता है कि ये जो करंट जो लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल एनवायरनमेंट फ्लश विद लिक्विडिटी, वो माहौल अभी चलेगा ऐसा लगता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल बबल वाली सिचुएशन दूर है। ऐसे में फिर भारतीय बाजारों के लिए क्या संकेत है अमेरिकी बाजारों से? क्या ये समझ कर चलें कि अभी साल भर तो कम से कम अमेरिका में ये तेजी का माहौल रहने वाला है, क्योंकि अगर रेट हाइक हुआ तो भी 6, 8, 9 महीने बाद होगा, 2-3 रेट हाइक जब तक ना हो तब तक शायद बबल बस्ट होता हुआ भी नजर ना आए। तो क्या भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छा वक्त है ग्लोबल संकेतों के लिहाज से? मेरे को तो ऐसे लगता है कि मतलब इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज प्रिफर्ड एसेट क्लास, और ये माहौल जो है ये कंटिन्यू रहेगा। और ये मेरे ख्याल से इंडिया के लिए तो अभी इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, इन्फ्लेशन इज हाई। सो हमको तो अभी उल्टा देखने का है कि इकोनॉमिक रिवाइवल हो, इन्फ्लेशन नीचे हो, इंटरेस्ट रेट नीचे जाए, ये सब चीजें तो अभी होने की बाकी है अभी यहाँ पर। तो अगर सिचुएशन बनेगी तो भी शायद इस तरह की बनेगी कि अमेरिकी बाजारों में ब्याज दरें धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो और भारतीय बाजारों में ब्याज दरें धीरे धीरे घटना शुरू हो। तो क्या फिर ऐसी सिचुएशन में इंडियन मार्केट्स के लिए एफआईज के नजरिए से भी और हमारे घरेलू निवेशकों के लिहाज से भी क्या ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है जो इक्विटी मार्केट में बड़ी तेजी बना सकता है? देखिए, बड़ी तेजी के बारे में नहीं मालूम मुझे, लेकिन क्या मैं हमेशा, मेरे को डर लगता था नीचे कितना जाएगा। सोचा कि वहां पर यदि अमेरिकन मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट 150% ऑफ जीडीपी, हमारा मार्केट 80% पे है, तो ये 80% में करेक्शन तो 10% कभी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई क्रैश, ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं। एज अ पोर्टफोलियो कोई इंडिविजुअल स्टॉक में कोई उल्टा सीधा भाव हो गया तो उसे गिर जाएगा 30-40%, वो बात अलग है, बट एज अ पोर्टफोलियो, एज अ मार्केट, मेरे को लगता है बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। तो आपका जो ये 5-7%, 10% करेक्शन हुआ, यहां से 10% और समझ लें, बहुत बहुत, वो तो 7200 का इंडेक्स रहेगा। जब ये हिंदुस्तान के मार्केट में ये 10% का करेक्शन हो रहा था 9000 से 8000 पर, अगर तब आप अमेरिका में थे तो आपको कहीं कोई न तब फर्क पड़ा न अब फर्क पड़ता है? नहीं, उतना तो हमेशा से मेंटली तो उतना हमारे पास करेक्शन दिमाग में रहता ही है कि ये 10% गिर ही सकता है कभी, ऑलवेज। मतलब जैसे रेजिडेंशियल लेके चलते हैं ना कई लोग, वैसा हम 10% का करेक्शन तो जेब में लेके चलते हैं कि कभी हो सकता है। लेकिन क्या इन्वेस्टर को क्या टेंशन है इतना? 10% करेक्शन और 100% यदि ऊपर हो जाए 5 साल में, यदि ऐसा डील में हो 10% डाउन साइड एंड 100% अप साइड फॉर 100 नेक्स्ट 5 years,
और वैसा दिख भी रहा है इंडियन मार्केट में आए, वो मेरे को पक्का लगता है कि आपको 10% डाउन साइड है कभी भी कोई भी लेवल से, और 100% अपसाइड इन नेक्स्ट 5 years। और फिर वो 10% डाउन साइड की चिंता नहीं करनी चाहिए, 100% की अपसाइड देखनी चाहिए। पक्की बात है। ये तो मैं आपसे विदेशी निवेशकों के लिए आज से व्यू पूछा था, लेकिन आपके अपने व्यूज क्या हैं इस वक्त? क्या सरकार ने जिस तरह से पहले साल में कामकाज किया, एज ए मार्केट वेटरन आप सेटिस्फाइड है या फिर आप भी कुछ और ज्यादा देखना चाहते थे? एक दो चीज सी, जैसे ऑयल का बहुत अच्छा काम हो गया, आधा काम तो ऑयल प्राइस ने कर डाला, वो तो सरकार ने नहीं किया। नहीं, लेकिन उसके पहले उन्होंने डीजल डिकंट्रोल कर दिया था, सो काफी काम हो गया उसमें, वो डायरेक्ट ट्रांसफर ही वो करके। बट मेरे को लगता है कि फाइनेंस सेक्टर में जो पीएसयू बैंक का जो सिचुएशन है, कैपिटलाइजेशन है या प्राइवेटाइजेशन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हाउ एग्जैक्टली it will be sorted out, because 65-70% of the banking is with PSU banks. So are we addressing the situation as seriously as it is there? तो so वो एक मुझको लगता है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा हो सकता था। सेकेंड, जो पावर सेक्टर में जो लॉसेस हैं, जो T&D लॉसेस हैं, उसके बारे में क्या हो रहा है? हालांकि लॉट ऑफ एक्शंस हैव हैपेंड इन टर्म्स ऑफ ऑक्शनिंग एंड प्रोड्यूसिंग मोर कोल, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां पर जो रियल प्रॉब्लम है वो है T&D लॉसेस, जो सेक्टर में लॉसेस हैं। उसी कारण से जो भी उस सिस्टम में, वैल्यू सिस्टम में जो भी लोग आते हैं उनको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि 70-80 हज़ार 90 हज़ार को हर साल लॉस करो तो किसी न किसी को तकलीफ देने वाला है आखिर, चाहे बैंक्स, पहले बैंक्स को खा गए वो लोग, फिर उसके बाद जो इक्विपमेंट सप्लायर हैं, जो भी, एवरीबॉडी इज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट, बैंक्स आर इन ट्रबल। सो मैन हाउ डू यू सॉर्ट दैट आउट? मतलब वहां पर कुछ प्रोग्रेस हो रहा है कि T&D लॉसेस कम हो रहे हैं क्या, एंटायर लॉसेस आर कमिंग डाउन, वो एक सब्जेक्ट शायद हो रहा होगा काम वहां भी पक्का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर थोड़ा और काम होना चाहिए था। रामदेव अग्रवाल साहब से हमारी खास बातचीत में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, बने रहिए। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट MD रामदेव अग्रवाल साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एक बड़ा मुद्दा जिसने बाजारों का मूड बिगाड़ दिया वो FIs पर टैक्सेशन को लेकर था, मैट का। क्या वाकई में सरकार को इस पूरे मैटर को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए था? यहाँ पर गड़बड़ हुई है, यहाँ पर पीछे चले गए। डेफिनेटली हैंडलिंग तो अच्छा होना ही था, कि मतलब आप, ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म वाली बात है कि मतलब जो प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं क्या होना चाहिए, या एक जो मूड सेट हो रहा है उसमें सबको मिलके समझ में आता है कि भाई पहले जो यहाँ का जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो भी यहाँ का सिस्टम है, दैट इज नॉट परफेक्ट, मतलब, लेकिन हाउ वी कैन कम टुगेदर एंड एड्रेस द सिचुएशन इन सच ए वे कि इट डजंट क्रिएट कैओस, सब मिलजुल के करें। अभी आप पहले आप कुछ बोलते हैं, फिर उसका 2 दिन के बाद रिट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें वो जो डैमेज होता है वो हो जाता है। वहां पर पूरा अमेरिका में सब उसके बारे में बात हुई थी, पहले 40,000 करोड़ की बात हुई, फिर 600 करोड़, फिर अभी भी आप आगे का बोलते हैं कि देयर इज नो टैक्सेशन। जब आप आगे का बोल सकते हैं तो इट शुड बी ट्रीटेड एज कि पीछे भी नहीं होना चाहिए, और वही सेम सब्जेक्ट है। या भाई मेरा कहना है कि भाई आई एम गिविंग क्लैरिफिकेशन कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आगे के लिए क्यों है, पीछे के लिए भी होना चाहिए वो एप्लीकेशन। सो ये मतलब कैसे होगा मतलब यहाँ का जो पूरा जो टैक्स का माहौल है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी लिटिगियस है, और सब डरते हैं क्योंकि उनके पैसे जो इन्वेस्टर्स थे वो तो रिडीम करके निकल गए। अब आप उनको बोलोगे हमको टैक्स दो उसके ऊपर, तो टैक्स भरेगा कौन? बहुत मुश्किल है वो। सो इट इज इम्पॉसिबल, और वो आगे जो है ना और नहीं फंसना चाहेंगे। अच्छा, नाउ द कमिटमेंट्स आर वेरी लार्ज, $5 billion, $10 billion। अभी $10 billion के ऊपर मान लो $5 billion का प्रॉफिट हो गया, आपने बोल दिया जीरो टैक्स, आपने $5 billion बांट दिया सामने, अब आप बोलते हैं $5 billion के ऊपर $1 billion का टैक्स लगेगा, तो भरेगा कौन टैक्स? सही बात है। लेकिन जिस तरह से अब सरकार कोशिश कर रही है पैनल बनाकर शायद इस पर मैटर सुलझता क्लियरली, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से हिंदुस्तान में तेजी हुई वो था कच्चे तेल के दाम में तेज गिरावट और रुपए की मजबूती। अब ये दोनों फैक्टर थोड़े थोड़े नेगेटिव होते दिख रहे हैं। आप तो कच्चे तेल पर काफी लंबे समय से मंदी की बात कर रहे थे। मुझे याद है $110-120 की रेंज में जब आपसे बात हुई आप कह भी रहे थे मुझे बहुत मंदी लगती है और शायद ये $60-70 आराम से आ जाए, उससे भी नीचे गया, लेकिन नीचे से अब 50% ऊपर भी है। दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई 110 वाला जो है हम सोचे थे 85, 70, 80 कुछ आएगा, वो चला गया 45। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई तो वहां वहीं थोड़ी जाकर रुकेगा वो लोएस्ट में। 65 भी जो है बहुत कम है। 65 इज ऑल्सो लाइक
40% लोअर देन 110. यू कांट आस्क फॉर मोर. ईयर ऑन ईयर आपको 40 का तो नीचे है ना. सो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है. सो आई थिंक जो इसका जो पूरा आपका जो सिर्फ पिछले 10 साल में जब आपका 2003 में $25 से $125 हुआ, तो पूरे आपके जितने भी एक्सपोर्ट रेवेन्यूज हुए, आपके टेक एक्सपोर्ट से हुआ, सब पूरा खा गए वो. अब एक ऐसा माहौल है जिसमें आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ते आ रहा है, लेकिन शायद ऑयल का जो अत्याचार है प्राइस के हिसाब से अगले एटलीस्ट 5 साल तक शायद थोड़ा मॉडरेट रहेगा. तो $65 का $66 का क्रूड और 63-64-65 रुपए के आसपास रुपए एकदम कंफर्टेबल, इसमें घबराने की जरूरत रुपए तो आपके ऊपर है ना. रुपए आपको 62 रखना है, 63 रखना है, 64 रखना है, आपको कितना बड़ा रिजर्व बनाने का है. इट्स पार्ट ऑफ द लार्जर गेम. कि भाई आपको आज पेपर में आया था कि इंडियंस वांट द मतलब RBI वांट्स कि रुपी शुड बी मच मोर ट्रेडेड ग्लोबली. अब उसके लिए क्या है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए बड़ा रिजर्व पीछे बैठना चाहिए, $500 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन. तो ऐसा लगता है देयर इज अ डिजाइन कि लेट्स बिल्ड द रिजर्व एट एनी प्राइस टू $500 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन, और रुपी को एकदम स्टेबल कर दो आप. तो उसमें जो उससे जो कॉन्फिडेंस है करेंसी के ऊपर वो बढ़ेगा. अच्छा, दूसरा ये है कि आपका एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है. सो यू नीड अ वीकर करेंसी. जस्ट बिकॉज यू हैव द फ्लो यू कैन नॉट मेक सी. आपका करेंसी हैज टू बी ट्रेड कॉम्पिटिटिव rather than फ्लो कॉम्पिटिटिव. फ्लो तो बहुत है, और उसी कारण से 10 साल में हम लोग सफर भी किए, पूरा मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया. सो आई थिंक वो मिस्टेक वो फिर नहीं करना चाहते. वो करेंसी को वीक रखना चाहते हैं क्योंकि ट्रेड इज वीक, एंड जो आपको फ्लो आ रहा है दैट दे विल बिल्ड रिजर्व, एंड दैट शुड ब्रिंग डाउन द रिस्क परसेप्शन ऑन द करेंसी. तो फिर इस सिचुएशन में क्या लगता है आपको, गवर्नर साहब को रेट कट करना चाहिए? क्योंकि एक और इन्फ्लेशन के आंकड़े बेहद कंफर्टेबल हैं, लेकिन रूपी और क्रूड की सिचुएशन को देखते हुए क्या करेंगे 2 जून को जब पॉलिसी होगी? तो क्या करेंगे उनको मालूम है. ही इज वेरी स्मार्ट गाय. लेकिन मेरे हिसाब से तो मतलब माहौल बनते आ रहा है जिसमें रेट कट हो. लेकिन रेट कट से ज्यादा मेरे ख्याल से लिक्विडिटी फ्लो, एक मतलब एक्सेस लिक्विडिटी होना चाहिए सिस्टम में पहले. बिफोर यू डू द रेट कट देयर शुड बी एक्सेस लिक्विडिटी. मतलब कोई आपसे आप सिस्टम में रेट कट होगा भाई, आप जो ऑफिशियल रेट है वो तो एक बार कट होगा, लेकिन जो बाकी जो सिस्टम में जो है कि मतलब जो प्राइवेट लेंडिंग हो रही है या डिस्काउंट हो रहा है, ओवरनाइट रेट्स हैं, वो क्रैश हो जाना चाहिए. इतना लिक्विडिटी सिस्टम में होना चाहिए. सो ये सब्जेक्ट बहुत स्पेशलाइज सब्जेक्ट है. तो फिर ये सही वक्त है आपके फेवरेट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स खरीदने का, जिसमें प्राइवेट बैंक्स होते हैं, ऑटो होते हैं, और बाजार में अच्छे मिड कैप्स चुनने का सही वक्त है? देखिए, इन्वेस्टिंग के लिए हर हमेशा सही से कोई तकलीफ नहीं. आप अच्छी कंपनी खरीदें, अच्छे भाव में खरीदें, थोड़ा 5-10% नीचे का प्रोविजन रखें, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन आप सोचें कि मैं लोएस्ट में खरीदूं हाईएस्ट में बेचूं, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है, वो स्पेकुलेशन है. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया रामजय सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और पूरे ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए. तो रामजय अग्रवाल साहब साफ तौर पर कहते हुए अच्छे शेयर चुनने के लिए ये सही वक्त है, हर वक्त सही है. और इनफैक्ट ज्यादा बाजार के उतार चढ़ाव से घबराए नहीं. 10% की रिस्क लेकिन 100% का मुनाफा आपके लिए बन सकता है लॉन्गर टर्म में, अगर आप 3 से 5 साल का व्यू रखते हैं इस बाजार पर.